नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी नलिनी सिंह पालीवाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रुझानों में मध्य प्रदेश में बात की जाए अगर तो बीजेपी आगे चल रही है और मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी 100 सीटों के पार है। मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी 106 सीटों पर आगे है और मध्य प्रदेश में रुझानों में कांग्रेस 77 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में कांटे की टक्कर है और राजस्थान में रुझानों को अगर देखा जाए तो 99 पर कांग्रेस है। राजस्थान में रुझानों में बीजेपी 88 सीटों पर आगे चल रही है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, एक बात साफ हो रही है रुझानों से कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस कहीं न कहीं कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। नलिनी, देखिए वक्ता, लगता है कि शाम तक तस्वीरें जो हैं वो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी, लेकिन अभी तक जिस प्रकार की तस्वीरें और जिस प्रकार के आंकड़े लगातार आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि मोदी जी ने जो दावा किया था कि ये गारंटी मोदी की गारंटी है, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन को भारी है। अब शाम तक देखना होगा कि लोगों को कांग्रेस की गारंटियां ज्यादा पसंद आई हैं, संकल्प पत्र ज्यादा पसंद आए या बीजेपी की गारंटी ज्यादा पसंद आई है। बिल्कुल, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि रुझानों में साफ तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की जाए तो बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है और तो वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की तरफ रुख किया जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये कहना मुश्किल है कि राजस्थान में कांटे की टक्कर साफ दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जो दावे और वादे मोदी सरकार की तरफ से किए गए हैं, कहीं ना कहीं राजस्थान में और मध्य प्रदेश में वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में शायद कांग्रेस इस बार बढ़त बना सकती है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ हम अभी रुझानों पर बात कर रहे हैं। अंतिम फैसला धीरे धीरे आगे आने वाले रुझानों में ये जो रिजल्ट सामने आ रहा है, इस रिजल्ट को तब्दील होने में थोड़ा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। जी देखिए, जिस प्रकार से लगातार राजस्थान का एक इतिहास रहा है वक्ता कि कभी भी वहां सरकार दोहराई नहीं जाती, और जिस प्रकार से सुबह से ही रुझान आ रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद इतिहास इस बार फिर से खुद को दोहराएगा। जैसे शुरुआत से ही कांग्रेस दावा कर रही थी कि इतिहास इस बार नहीं दोहराएगा और कांग्रेस इस बार बहुमत से सरकार बनाएगी, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो वो इतिहास दोहराते हुए नजर आ रहा है। वापस से सत्ता पलट सकती है। हो सकता है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस ना आकर बीजेपी आए। अब देखना होगा, शाम तक तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन अगर वहीं एमपी की बात करें तो देखिए, पिछली बार तख्ता पलट करके बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन अभी तक जितने भी रुझान आ रहे हैं उसमें ये कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी को इस बार लोग पसंद कर रहे हैं और मामा की सरकार शायद से वापस आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ रुझानों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में रुझान बीजेपी 106 सीटों पर आगे नजर आ रही है, सीटों पर आगे चल रही है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी इसी तरह से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। मध्य प्रदेश में रुझानों में कांग्रेस अभी 77 सीटों पर आगे है, तो 106 से अगर 77 का आंकड़ा देखा जाए तो राजस्थान में और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो काफी कांटे की टक्कर लगती हुई नजर आ रही है। इसी पर बातचीत भी करेंगे और खास मेहमान भी इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा दूंगी और इसी को लेकर पूरी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से राजस्थान हो, 4 राज्यों के आज जो परिणाम आने वाले हैं उसको देखते हुए कौन सी पार्टी का राज तलक होगा, ये काफी मायने रखता है। तो चलिए आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं और आगे इसी कुछ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ अश्विनी शाही प्रवक्ता हैं बीजेपी के जो जुड़े हुए हैं, अमनप्रीत कौर जी हैं जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और प्रखर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। अश्विनी शाही जी, कहीं ना कहीं अगर रुझानों की बात कर ली जाए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश को देखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की सांस आपको नजर आ रही है अगर रुझानों की बात की जाए तो? देखिए, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने के लिए मतदान किया है। और अभी कुछ कहना उचित नहीं है क्योंकि अभी 1 घंटा हुआ है। 1 घंटे में
सिर्फ रुझान आए हैं। अभी ये बदल भी सकता है नतीजा, लेकिन इसमें कोई हमको अति उत्साह नहीं है। मगर जो एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो एग्जिट पोल में भी दिखाई दिया और जो आज जो है अभी रुझान दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं सिमिलर दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी अपने देवतुल्य मतदाताओं का धन्यवाद करती है। हम 1 घंटे के बाद ही कुछ इस पर विशेष टिप्पणी करने के लिए कहेंगे कि इस पर अभी जो है बोलना कुछ उचित नहीं होगा, मगर जो देखकर हमें खुशी है कि जनता ने हमारा साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। प्रखर जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से अश्विनी शाही जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को अगर देख लिया जाए तो जिस तरह से जनता ने अपना साथ दिया है, कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि राजस्थान में तो बदलाव की जो एक लहर है वो दिखाई दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी आने नहीं देना चाहती कांग्रेस को, और वो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है रुझानों में। देखिए, जो लेटेस्ट वो आ रहा है आंकड़ा, उसमें 113 पर कांग्रेस लीड कर रही है मध्य प्रदेश में। तो देखिए, धीरे धीरे ये बात तो मैं मानूंगा कि थोड़ी देर बाद साफ होगा, 11 बजे तक साफ होगा कि कहां पर क्या लीड कर रहे हैं। मगर देखिए, राजस्थान में भी जो एक रिवाज है, उसमें अगर आप पुराने इलेक्शन उठाएं तो बिल्कुल लगभग क्लियर रहता था इस बार ये इस पार्टी की सरकार बनेगी। हर बार एक एक पार्टी चेंज होती थी, मगर पहली बार इतिहास में ये हो रहा है कि जो पार्टी सरकार में थी वो पार्टी अभी भी लीड कर रही है इस चुनाव के उसमें। तो देखिए, हम राजस्थान में भी अभी लीड कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी लीड कर रहे हैं, और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में तो हमारी बहुत अच्छी लीड चल रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है थोड़ी देर बाद खैर रुझान थोड़ा आंकड़े और थोड़ा एग्जैक्ट आ जाएंगे। हम 4 के 4 राज्यों में सरकार बनाते हैं। बिल्कुल। अमनप्रीत जी, क्या लगता है आपको, अगर राजनीतिक तौर पर इस पूरी चीजों को देखा जाए कि जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं 2 पार्टियां जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है वहां पर कांग्रेस है, तो ये कहा जा सकता है कि एक तरह से आधे आधे का सवाल हो गया है। देखिए, वक्त है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं शाम तक बदलती रहेंगी, वो उसमें हमारी कोई दो राय है ही नहीं है। पर ये देखना होगा कि अगर कांग्रेस और बीजेपी बराबर बराबर आ गई है तो ये देखिए भाजपा के लिए मुझे लगता है कि बुरी बात है और कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस आपको पता है कि थोड़ी देर पहले, अगर हम 1-2 साल पहले की बात करें तो डूबता हुआ जहाज थी, वहां पे कोई भी सवार होना नहीं चाहता था। तो उसी हिसाब से उन्होंने तो बहुत इंप्रूवमेंट करी है। अगर वो 2-2 का खेल रह जाता है इन विधानसभा के इलेक्शन में, तो भाजपा के लिए ये सोच वाली बात होगी कि लोग उनसे नाराज हैं तो क्यों हैं। अगर जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें तो क्यों नहीं 18-20 साल के राज्यकाल के दौरान भी देखो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बावजूद भी वो सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं करा उनको, तो कुछ तो खामियां उनको अपने आप में लगी होंगी। तो उसके बाद देखिए 7 संसद उतार दिए, उनको लगा कि जो लोग सोचते थे कि अब तो हम हेलीकॉप्टर में घुमा करेंगे, उनको विधानसभा के इलेक्शन में जाके लोगों के घर घर में जाके वोट मांगने पड़ गए। तो ऐसी जो हलचल मची थी भाजपा में, उसका कुछ तो कारण रहा होगा। अगर गारंटियों की बात करें तो अगर लोग गारंटियों के कारण वोट दे रहे हैं भाजपा को, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही बात है लोकतंत्र के लिए। क्योंकि देखिए, ये तो एक तरह से ये हो गया कि मेन मुद्दे तो भटक गए, मेन मुद्दे से सरकारें तो भटकती है, लोग भी भटक गए। तो लोगों ने मतलब जो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, उसके ऊपर बात ही नहीं करी, ना वो सरकारें बात करती हैं। तो ये तो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए भी सोचने वाली बात हो गई वक्ता, क्योंकि लोगों को अगर मेन मुद्दों के भटक के उसके ऊपर लालच उनके अंदर दिखाई देता है। तो हमारे प्रधानमंत्री कहा करते थे पहले, जब आप सरकार नई आई है तो उन्होंने फ्री बीज की अनाउंसमेंट करी है, तो उन्होंने ये बोला था कि ये तो जी फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो वही चीज अभी भाजपा करते हुए नजर आई है, और सिर्फ करते ही नहीं, जो कांग्रेस अनाउंसमेंट करती थी उससे बढ़कर करती हुई नजर आई है। अगर उन्होंने 400-450 का सिलेंडर बोला तो इन्होंने 400 का बोल दिया। तो ये कंपटीशन हो गया कि अगर एक अनाउंसमेंट इतने की हो रही है तो दूसरी इतने की हो रही है। तो राजेश, अगर गहलोत सर ने भी ये बोल दिया कि उनको जो 25 लाख की जो उनकी चिरंजीव योजना थी वो उनको लगा कि उनको जिता देगी। उन्होंने बोल दिया कि अगर दोबारा सरकार आती है तो वो 25 से 50 लाख कर देंगे। ये जो हमारा टैक्स पेयर का पैसा है उसी पे घात लगाए बैठे हैं। ये बल्ले बल्ले इनकी हो रही है, जीत इनकी हो रही है, पर नुकसान हम लोगों का हो रहा है, जनता को झेलना पड़ रहा है इसका नुकसान। बिल्कुल जी। हमारे साथ अश्विनी शाही जी भी बने हुए। अश्विनी शाही जी, जिस प्रकार से आंकड़े राजस्थान से आ रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस का वो दावा कि हम वापस से सत्ता में आएंगे और दूसरी तरफ बीजेपी अभी तक आंकड़ों में बढ़त पर है।
नंदिनी जी देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि दोनों जगह हम आगे हैं, लेकिन कई चैनलों पर अलग अलग दिखाया जा रहा है। मैं तो जो चैनल देख रहा हूं, हमारे सामने जो टेलीविजन चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए दोनों प्रदेशों में, और आप भी वही बात कह रही हैं जी। लेकिन एग्जैक्ट जो है 11 बजे तक क्लियर होगा, ये भी सच है। मगर जो चीजें दिखाई दे रही हैं, और अमनप्रीत जी अभी वो हमको लग रहा है कि वो खुद कंफ्यूज हैं कि वो कहना क्या चाह रही हैं, कि भाजपा के लिए या कांग्रेस के लिए, मुझे नहीं पता है। मगर भारतीय जनता पार्टी में, अमनप्रीत जी आपको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, रेवड़िया नहीं बदली। उसका कारण है, उसके कारण में आप जाइए तो साउथ में जो पॉलिटिक्स होती है वो पॉलिटिक्स अब नॉर्थ में आ गई है। और ये कहीं ना कहीं, मैं अभी भी कहता हूं कि अगर कोई भी राजनीतिक दल देगा तो दूसरा राजनीतिक दल उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा, और वो चाहे फ्री की रेवड़ी हो। अल्टीमेटली आपने जो कहा, मैं आपसे सहमत हूं कि नुकसान देशवासियों का है, और ये देशवासियों को तय करना होगा कि इन चीजों को ठुकराया जाए। मैं एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता होने के नाते इस बात को भी कहना चाहूंगा, कांग्रेस शायद नहीं कह सकती है क्योंकि इतना बड़ा दिल नहीं है उनका। हम कहना चाहते हैं कि ये जब तक ठुकराएंगे नहीं, ये चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि देश तो आपको रोकना चाहिए था ना, आपकी तो इतनी लंबी सरकार रही है। आप डबल इंजन की बात करते हैं, आप बोलते हैं कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आपने अच्छी सरकार चलाई है, तो फ्री की रेवड़ियां आप क्यों बांट रहे हैं? आपको क्यों जरूरत पड़ी इस चीज की? नहीं, तो क्या ये लेसन आप कांग्रेस को नहीं पढ़ा सकते? और प्रधानमंत्री तो रोल मॉडल होने चाहिए हमारे। अगर उन्होंने बोल दिया फ्री बीज जो है, ये बात तो बनती है अश्विनी शाही जी, ये बात तो साफ तौर पर जब सामने आई थी और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था, तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कड़ा एक्शन और कड़ा एक रुख था जो उनका, वो जताया था कि फ्री बीज कहीं ना कहीं नहीं देनी चाहिए। लेकिन अब आप जब जी, मैं कह रहा हूं नहीं देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी इसके उसमें नहीं है। लेकिन क्यों, अगर हम राजनीतिक दल हैं, दूसरे लोग अगर देश के पैसे को बहाएंगे तो आप भी बहाएंगे। सत्ताधारी पार्टी हैं, आपको रोल मॉडल बनना है। नहीं, आजकल देखिए, बड़े आप हमको गाली दे रही हैं अगर इस चैनल पर बैठकर, और मैं सुनता रहूं तो मुझको कायर कहा जाएगा। मुझे भी जवाब आपका प्रतिकार करना है, तो राजनीतिक दलों को अगर उनसे मुकाबला करना है तो हमारी भी मजबूरी है। वो ये सच्चाई है, एक्सेप्ट करता हूं मैं जी। लेकिन ये फ्री बीज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की है और आगे भी रहेगी। तो लेकिन क्यों रही है? लेकिन अश्विनी जी, चुनावों के दौरान ही और ठीक जिस वक्त चुनाव चल रहे हैं उसी वक्त अन्य योजना का 5 साल और बढ़ा देना, ये भी फ्री बीज जैसा नहीं था क्या? अब ये देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, अभी इस बात को अच्छा उठाया आपने जी। राइट टू फूड कौन लेकर आया और कब लेकर आए थे लोग? 2013 में लेकर आए थे, जुलाई के बाद आया था। और किसको लेकर आए? ये कह रहे थे ना कि हम किसको दे रहे हैं। 75% जनता को दृष्टिगत रखते हुए वो योजना बनाई गई थी और वो दिया गया था। तो वहां से शुरुआत लोगों को दे रहे थे, आज हम कर रहे हैं। और सुन लीजिए, फिर बीच में बोलने में मजा नहीं आएगा, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए जी। चिल्ला हम भी सकते हैं, आप भी बैठे हैं। अरे भाई, फिर मैं चिल्लाऊंगा आपके बीच में तो बुरा लग जाएगा। कोई मतलब शॉटिंग मैच थोड़ा ही हो रहा है। आप अपनी राय रखिए, हम अपनी राय रख रहे हैं, बीच में कूदिए मत। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी इन लोगों ने कहा, अभी इन्होंने कहा 15 करोड़ लोगों को हमने निकाला। अभी कुछ दिन पहले, लगता है ये पढ़ते नहीं है या जानकारी नहीं रखते हैं, अपडेट नहीं रहते हैं, कुछ दिन पहले आरबीआई ने और नीति आयोग ने कहा कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ये आंकड़े आए हैं। मैं ज्यादा दिन की बात ही नहीं कह रहा हूँ, मैं पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ। 9 साल पहले उन्होंने मुझे लेकर बोला है तो बोलूंगा 81 करोड़ लोगों को आपने इस लायक बना दिया है कि 2 वक्त का खाना नहीं ले पा रहे। एक करके प्रखर जी, देखिए ऐसे ना मैं आपकी बात समझ पाऊंगी और ना अश्विनी शाही जी जो कहना चाहते हैं वो समझ आएगा। मैं आपके पास आऊंगी प्रखर जी। शब्दों का प्रयोग ठीक करिए। देखिए अश्विनी शाही जी, देखिए सवाल तो प्रखर जी ने बड़ा वाजिब पूछ लिया आपसे। अश्विनी शाही जी, प्रखर जी की बात का जवाब दीजिए। 81 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे आप लोगों ने बता दिया। कौन बता दिया? हम उनकी सहायता कर रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे नहीं बताया। लेकिन चुनाव से पहले अवधि बढ़ाने का क्या मतलब है अश्विनी जी? हम अगर देखिए, एक कोरोना आया हमारे देश में और हम जनता के साथ खड़े हुए, तो ये तो सरकार का काम है। लेकिन अवधि तो दिसंबर में खत्म हो रही थी ना सर, अवधि तो दिसंबर में खत्म हो रही थी स्कीम की। आप तब बढ़ा देते, चुनावों के दौरान बढ़ाने की क्या जरूरत थी? आप भी तो बाकी पार्टियों की तरह फ्री बीज का काम ही कर रहे हैं।
जब वो खत्म हो रहा था तो हमने बढ़ाया उसको, और हम जनता के साथ खड़े हैं। इन लोगों के साथ कांग्रेस की तरफ धोखा थोड़ा ही कर रहे हैं जनता के साथ कि कहेंगे ये और जाकर 3 रुपया दाम बढ़ा दिया हिमाचल में, कहेंगे ये फ्री दे रहा हूँ, 3 रुपया डीजल का दाम बढ़ा दिया, बिजली का दाम बढ़ा दिया, कर्नाटक में बिजली बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया। धोखा तो कांग्रेस कर रही है। हम जनता के साथ हैं। इन लोगों को मैं एक वाक्य आपको बताता हूँ, आप याद करिएगा। शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, यूपीए की सरकार थी जी। उन्होंने राशन देने से मना कर दिया था कि हम गेहूं नहीं दे सकते हैं, और बाद में वो गेहूं सड़ गए तो अपने मित्रों को, बियर की फैक्ट्रियों को, दारू की फैक्ट्रियों को, जो डिस्टिलरी थी उनको सस्ते दामों पर बेचने का काम कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने देश को 53 साल 56 साल सरकार चलाकर लूटने का काम किया है। चलिए प्रखर जी, देखिए कह रहे हैं अश्विनी जी कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया है। देखिए अश्विनी जी, देखिए झूठे आंकड़े देने लगते हैं। जब इनसे बेरोजगारी पर बात करो तो 10.84 ऑल टाइम हाई बेरोजगारी दर है आज के टाइम पर। इन जिन युवाओं को ये बोलते थे कि पकौड़ा बना लो, वो पकौड़ा नहीं बन पा रहा है। आटा इतना महंगा है, तेल इतना महंगा और सिलेंडर इतना महंगा है। तो ये देखिए झूठी बातें करते हैं। और देखिए मैं आपको सबूत दे देता हूँ। देखिए इन्हीं के नेता नरेंद्र मोदी मंच से बोले, शरद पवार जी की बात करी थी, अजीत पवार जी को भ्रष्टाचारी बताया था ना, उन्होंने मंच से बताया था, और मध्य प्रदेश में ही बताया था। बाद में उनको कैसे वित्त मंत्रालय दे दिया? अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो कैसे दे दिया? तो देखिए झूठे लोग हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं और मंच से झूठ बोलते हैं। तो और प्रवक्ता क्या बोलेंगे? जब इनसे बेरोजगारी और इधर की बात करो तो कुछ और बात करने लगते हैं। राजस्थान में आते हैं तो कहते हैं 450 रुपए का सिलेंडर देते हैं। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ही क्यों नहीं दे दिया? मध्य प्रदेश में तो गवर्नमेंट है। जयपुर से महंगा तेल भोपाल में मिलता है, ये हमसे कंपेयर करेंगे। लेकिन प्रखर जी, चुनाव से पहले एक वादा बड़ी आपने खबर किया आ रही है, था। आपको बता दें। मध्य प्रदेश के शुरुआती रुझानों में बात की जाए तो बीजेपी आगे नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में रुझानों में 116 सीटों पर आगे। मध्य प्रदेश में रुझानों में कांग्रेस 100 के पार। मध्य प्रदेश में रुझानों में कांग्रेस 103 सीटों पर आगे। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। राजस्थान में रुझानों में कांग्रेस 99 सीटों पर आगे है। राजस्थान में रुझानों में बीजेपी 94 सीटों पर आगे। छत्तीसगढ़ में रुझानों में कांग्रेस बहुत आगे है और छत्तीसगढ़ में रुझानों में कांग्रेस 50 सीटों पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में रुझानों में बीजेपी 39 सीटों पर आगे है और तेलंगाना में रुझानों में बात करें तो कांग्रेस बहुत ज्यादा आगे चल रही है। तेलंगाना में रुझानों में 74 सीटों पर आगे और बीआरएस 31 सीटों पर आगे है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बीआरएस अपनी हैट्रिक कहीं ना कहीं लगाने में चूक सकती है, क्योंकि तेलंगाना में रुझानों में 74 सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और बहुत आगे है। प्रदर्शन काफी अच्छा नजर आ रहा है। अगर बात तेलंगाना की जाए तो साफ तौर पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है रुझानों में, और बीआरएस जो वहां की सबसे बढ़िया पार्टी और दमखम रखने वाली और एक पकड़ मजबूत रखने वाली पार्टी बताई जाती है बीआरएस, वो सिर्फ और सिर्फ 31 सीटों पर आगे नजर आ रही है। बात अगर तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ की जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी 39 सीटों पर है और कांग्रेस 50 सीटों पर आगे है। यहाँ पर भी अगर कांटे की टक्कर की बात की जाए तो साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में भी वो नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जिस तरह से 116 सीटों पर आगे चल रहा है। क्या लगता है जिस तरह से अमनप्रीत कौर जी ये रुझान वाकई में इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं आगे, ऐसे में साफ हो जाता है कहना कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर सारे ही राज्यों में दिखाई दे रही है। अभी तक साफ रुझानों में भी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन पार्टी आगे और कौन पीछे। देखिए वक्ता, अगर कांटे की टक्कर की बात करें तो ये लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कि अच्छी बात है। अगर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटिंग में और बढ़ चढ़ कर वो हिस्सेदारी डाल रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि एक तरफ हम लोग ये सोच रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है तो तानाशाही की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ अगर लोग बढ़ चढ़ के वोटिंग कर रहे हैं और वहां पे कांटे की टक्कर है तो कंपटीशन भी होता है। पॉलिटिकल दल को भी ये डर होता है कि हाँ हमें कुछ अच्छा करना है तभी हम सत्ता में आ पाएंगे। पर देखना ये है कि मुद्दों से भटक जाते हैं लोग भी भटक जाते हैं, सरकारें भी भटक जाती हैं, और पॉलिटिकल दल को एक लालच होता है कि वो जब इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन कैंपिंग करते हैं तो उनको यही रहता है कि हम लोगों को अपनी तरफ कैसे खींचे। उसकी तरफ बढ़ते हुए वो हमेशा ही जो मेन मुद्दे होते हैं उनका कोई जिक्र नहीं करते। आप किसी भी रैली की बात कर लो, मैं ये नहीं बोल रही कि भाजपा बात नहीं करती, कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं,
तो वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनका जो मेन लोगों का जो संतुलन है वो बना रहे, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। ये चीजों पे कभी उन्होंने बोझ नहीं डाला अपने ऊपर कि इनके ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी चीजें हों, उन्होंने अपनी सरकार के दौरान काम किए हों, तो मुझे नहीं लगता उनको फ्रीबीज का सहारा लेना पड़ेगा। वो अपने काम जो अपनी सत्ता के दौरान उन्होंने करे हैं वो गिनाएं, तो लोग उनकी तरफ हमेशा आते रहेंगे। क्योंकि देखो, अगर हम तेलंगाना की भी बात कर लें तो केसीआर ने वहां पे बहुत सारे काम किए हैं, उसके बाद भी उनको अगर हम देखें अभी तक का रुझान जो आ रहे हैं तो वो पीछे जा रहे हैं। कारण यही है कि जैसे वो किसान बंधु योजना लेके आए थे, किसान बंधु योजना के अंतर्गत उन्होंने कम से कम 10,000 के करीब जो है वो कैश जो किसान है उनके अकाउंट में एनुअल वो उन्होंने बोला कि वो डालेंगे, और वो दिया भी। पर जैसे ही वो अभी अवधि जो थी वो खत्म होने जा रही थी, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये परमिशन भी मांगा कि इस अवधि को बढ़ा दें हम लोग। तो किसानों को ये था कि अगर ये अवधि बढ़ जाएगी तो हम इनको जिता देंगे। अवधि वो बढ़ नहीं पाई क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उस पर इतराज जाहिर कर दिया। हालांकि 80 करोड़ लोगों को जब 5 किलो गेहूं या चावल देने की बात हुई है, अनाज देने की बात हुई है, वो भी इसी दौरान हुई है जब 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे थे। पर प्रधानमंत्री के ऊपर कोई इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, लागू कर दिया, पर केसीआर नहीं कर पाए। वहां पे फ्रीबीज को लेकर जिस तरह से तमाम राज्यों में वादे दावे किए गए पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, ये कितने खरे उतरते हैं ये आज साफ हो जाएगा। चारों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी ये भी साफ हो जाएगा। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।